तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले हमारे सब देखने वाले दर्शकों को, चाहने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा हो। घर में आपके शांति सुख बरसे, आप तरक्की करो, आबाद रहो, खुश रहो, यही हमारी आप सबके लिए दुआ है। हाथ जोड़कर उस परमात्मा से विनती करेंगे आप सब लोग अच्छे भले खुशी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकें और अपने आसपास अड़ोस पड़ोस का और अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें, किसी का नुकसान मत करो, ईमानदारी से मेहनत से जिंदगी बसर करो। ये हमारा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा। बुजुर्ग होने के नाते जो उम्र से छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद, जो बड़े हैं उन सबको मेरी शुभेच्छा, नमस्कार। और चालू करते हैं आज नए साल का सबसे पहला एपिसोड। बात करेंगे उस मिथ की। बहुत सालों से एक बात बार बार कही गई कि छोटा राजन ने अपने लोगों को बाहर एडजस्ट करने के लिए उनको बिजनेस खोल के दिया, उनको प्रॉपर्टीज खोल के दिए, किसी को रेस्टोरेंट खुलवाया, किसी को फ्लैट लेके दिया, ताकि वो लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो साथ में रहें। लेकिन अब कुछ नई बातें निकल के सामने आ रही हैं। बालू डोकरे का हमने एपिसोड किए 3-4, बड़ी अंदर की बातें, नई बातें आपको बताई बकरी अड्डा की। उसके साथ एक शख्स का जिक्र आया था, कमल नेपाली, जिसको हमने भी गलती से कह दिया कि वो उसकी देख रेख करने के लिए उसको मुंबई से मलेशिया बालू डोकरे के साथ कमल सिंह नेपाली को भेजा गया था। वो एपिसोड कमल सिंह नेपाली की पत्नी बबीता, भाभी उसको कहते हैं वहाँ लोग सब, उसने भी सुना। तो उसने वाया वाया करके हमारे किसी काठमांडू के एक बड़े पत्रकार हैं वहाँ पे, उनके साथ कांटेक्ट करके हमारे साथ राब्ता कायम किया और उसने 2 हमें डॉक्यूमेंट भेजे जो आपको आज हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पूरी जायदाद जो मलेशिया में खरीदी गई थी, जिसके 2 डॉक्यूमेंट उसने भेजे हैं और कहा है कि बाकी प्रॉपर्टीज का भी यही हाल था। उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन दोनों जायदाद जो हैं वो, एक प्रॉपर्टी जो है बहुत महंगी पॉश एरिया में एक फ्लैट, बड़ा फ्लैट, उसका मालिक छोटा राजन खुद है और उसने उसमें अपना नाम जो है वो विजय कदम रखा हुआ है। पहले कुछ और नाम है लंबा सा लिखा हुआ। ये विजय कदम वही नाम है जिसके नाम से एक पासपोर्ट एक ज़माने में छोटा राजन के पास हुआ करता था और उसको विजय भाई कहा जाता था। मैं भी उसको हमेशा विजय भाई के नाम से उस ज़माने में पुकारते थे, जानते थे। हमें नाना वाना तो बाद में मालूम पड़ा कि नाना लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसका पूरा सर्कल उसको उस समय तक विजय भाई के नाम से पहचान जाता था। अब वो डॉक्यूमेंट बबीता भाभी नेपाली, कमल नेपाली की पत्नी, जो आजकल काफ़ी उम्र की हो गई है, उसका बेटा भी है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, उसकी शादी की तैयारी कर रही है। तो उसने ये बात बताई कि पहला डॉक्यूमेंट जो राजेंद्र निखलजे अलियास छोटा राजन
पर उस समय उसका नाम जो था आइडेंटिटी मलेशिया में वो विजय कदम की थी। उसका एक पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पति कमल नेपाली को दी थी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये था कि वो उसको केयर टेकर उसका रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। वो उनमें से जब वहाँ कोई नहीं होता था तो उस फ्लैट को किराए पे दिया जाता था। इतना जरूर था कि उसका जो किराया आता था वो किराया कमल नेपाली मलेशिया से अपनी पत्नी बबीता को नेपाल में भेजता था, और वो कोई उस ज़माने में 15,000 रुपया भारत की करेंसी के हिसाब से होता था। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी थी, वो दूसरी जगह पे एक और फ्लैट था बड़ा, जो छोटा राजन की पत्नी सुजाता निखालजे के नाम पे था, और उसने अपना नाम सही लिखाया हुआ है। उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा हुआ है सुजाता राजेंद्र निखालजे। मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी कमल सिंह नेपाली के नाम पे इशू की गई, जो बकायदा नोटराइज की गई मलेशिया की अदालत में। उसके ठप्पे वगैरह लगाए गए। तो दोनों प्रॉपर्टीज की देख रेख कमल नेपाली करता था। वो उसके नाम पे जायदाद नहीं थी। ये पूरी प्रॉपर्टी छोटा राजन और उसकी पत्नी के नाम पे थी। अब ये पता नहीं, छोटा राजन तो कई डिफरेंट नाम से रहता रहा, और वो दौर था जब आपको देश के बाहर प्रॉपर्टी बनाने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैंने जब लंदन के एक बैंक में खाता खोला था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मुझे भी आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ी थी। एक मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी वहाँ, जो हमारा फैशन मैगजीन चलता था, जस्ट फैशन प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के जो कागजात हमने रजिस्टर करवाए थे, उसके लिए हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ी थी। वो सर्टिफिकेट आज तक भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। हिंदुस्तानी नागरिक होते हुए आप देश के बाहर कहीं भी कोई प्रॉपर्टी बनाते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। खैर, अब पता नहीं सुजाता नानी ने वो परमिशन ली कि नहीं ली, हो सकता ली भी हो, लेकिन फिर उनको ये दिखाना पड़ता था कि उनके पास ये प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा कहाँ से आया, वो देखने की बात है। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट हम आज को आपको इस एपिसोड के साथ दिखाएंगे। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि वो इनको थोड़ी देर स्क्रीन पे रोक के, अगर हो सकता हो तो उनका साइज भी थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दें, ताकि आपको वो नाम जो है लिखे हुए वो समझ में आ सके। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे पत्रकार दोस्त जो काठमांडू में हैं उनको बबीता भाभी ने दिए। इसी नाम से वो हमारे पत्रकार दोस्त उनको बुलाते हैं कि बहुत सालों से उनके फैमिली के साथ रिश्ते हैं। तो ये उनके पास डॉक्यूमेंट पड़े थे, उसकी एक फ़ोटो कापी उन्होंने हमारे उस पत्रकार दोस्त को दी, उसने आगे हमें भेजी, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बात साफ होती है कि छोटा राजन प्रॉपर्टी भी खरीदता था और आगे उसकी देख रेख करने के लिए अपने आदमियों को केयर टेकर रख लेता था, पावर ऑफ अटॉर्नी दे के, जिसमें सिर्फ देख रेख की क्लॉज होती थी। वो लोग उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते थे। ये कैच है। और इस पूरे मामले में कैच ये भी है कि वो प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, उसका जिक्र इस पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि आज से ये कमल नेपाली नाम का लड़का हमारी प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा, और इसको जो किराया वगैरह आएगा वो सब इसका होगा। वो अपने तरीके से उस किराए को कहाँ खर्च करता है, कहाँ भेजना चाहता है भेजेगा, लेकिन ही कांट
सेल द प्रॉपर्टी और मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी। इसको गहने नहीं रख सकता है, सिर्फ इसका किराए के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब बबीता भाभी ने ये भी बताया कि जो फ्लैट, जो प्रॉपर्टी सुजाता निखलजे के नाम पे थी, उसको ज़्यादातर वही इस्तेमाल करती थी। वो छोटा राजन को मिलने के लिए जब मलेशिया जाती थी, पहले हिंदुस्तान से सिंगापुर जाया जाता था, सिंगापुर से आगे मलेशिया बाजू बाजू में ही है, वहाँ से लोकल बस भी जाती है, बसें वहाँ से टूरिस्ट बसेस जाती हैं। तो रोड के ऊपर ही एक चेक नाका बना हुआ है, जहाँ से जो कस्टम वाले वहाँ रहते हैं, इस तरफ सिंगापुर कस्टम, दूसरी तरफ मलेशिया कस्टम। तो वो वहाँ से आगे आप बाई रोड भी जा सकते हो, आपको बाई एयर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली पासपोर्ट चाहिए होता है। तो कोई ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं है। तो ये इन बातों से, इस डॉक्यूमेंट से बात साबित होती है कि जिन लोगों का हम आज तक सोचते थे कि उनको छोटा राजन ने बहुत बड़े बिजनेस खोल के दिए, उनको काम पे लगाया, वो असल में उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, इनको केयरटेकर बनाया जाता था। अब बात आती है कमल नेपाली का क्या हुआ। कमल नेपाली बालू डोकरे से भी ज़्यादा क्लोज था छोटा राजन के और सुजाता निखलजे के। छोटा राजन जब अपनी फैमिली से दूर था तो मलेशिया में पूरी देख रेख उसके बच्चों की, परिवार की, यही शख्स किया करता था। बालू डोकरे तो वहाँ पे एक समझो कि किराएदार की तरह रहता था। उस जगह पे जो प्रॉपर्टी छोटा राजन के नाम पे थी और जिसका नाम असल में विजय कदम था। तो ये अंदर की कहानी एक नए साल में हमें पता चली, जो आपसे शेयर कर रहे हैं। और अब देखिए, बालू डोकरे के ऊपर छोटा स्टील की नजर थी, क्योंकि उसने छोटा स्टील दाऊद गैंग के बहुत से लोगों को मारने में अहम रोल अदा किया था मुंबई में। मुंबई से भाग के मलेशिया जाने के पहले 2004 में जेल से छूटने के बाद बालू डोकरे छोटा राजन की उस प्रॉपर्टी में रहना शुरू करता है, जहां भरत कमल नेपाली जो है वो केयरटेकर होता है। वो उसका कोई नौकर नहीं था, दोनों बराबर के लोग थे। तो छोटा स्कील बालू डोकरे के टच में था और वो कमल तिवारी के टच में भी था। अब कहा यह जाता है कि छोटा स्कील ने कमल तिवारी को कहा कि तुम बालू डोकरे का काम तमाम कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये अच्छा नहीं लगेगा, मेरी पूरे परिवार के साथ रिलेशन है, लेकिन आप अपने लेवल की करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं नहीं मारूंगा इसको। तो वो कुछ अंदर की बातें हैं जो बबीता भाभी के सोर्सेस से, हमारे सोर्सेस ने आगे हमें बताई। अल्टीमेटली रशीद मलबारी और उसके साथी बालू डोकरे को घर से उठा के ले जाते हैं और मारते हैं बाहर जाके। शायद ये भी कहा जाता है कि जिस गाड़ी में बिठा के लेके गए थे, मार तो उसको गाड़ी में दिया था, लेकिन 40 मील दूर कुआलालंपुर से जाके उसको उजाड़ खेतों में फेंक दिया। बहुत बुरी तरह मारा था उसको, वो पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। उसके बाद छोटा राजन को कमल नेपाली पे शक होता है कि इसका कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, तो वो उसके पीछे लगता है। कमल नेपाली ये बात भांप जाता है कि अब सेठ मेरे खिलाफ हो चुका है, तो तभी फिर छोटा स्कील इसके टच में आता है कि तुम अभी भी हमारे साथ आ जाओ, हम आपकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। तो उसने कहा मैं अभी मलेशिया में नहीं रहना चाहता, मैं वापस नेपाल जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अभी मुझे
इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। तो वो छोड़ के नेपाल आ जाता, तो फिर उसको छोटा शकील गैंग की तरफ से ऑफर आती है कि तुम नेपाल में हमारे ऑपरेशन संभालो। अब वो असमंजस में था, उसको पता था कि नेपाल में छोटा राजन का बहुत बड़ा बेस है। तो रोहित वर्मा की वजह से बहुत से नेपाली लड़के छोटा राजन के साथ जुड़े थे। अब रोहित वर्मा तो मर गया, लेकिन वो लड़के लोग अभी भी छोटा राजन के साथ जुड़े हुए थे। तो नेपाली को ये लगता था कि अगर मैंने खुले तौर पे ऐलान कर दिया कि मैं छोटा शकील के साथ मिल गया हूँ, छोटा राजन को छोड़ दिया है, तो मेरी जान खतरे में हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जान खतरे में जरूर आ गई। 2005 में मलेशिया से वापस नेपाल आ जाता। रहने वाला तो वो एक बहजंग करके एरिया है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का रहने वाला था, लेकिन काठमांडू में भी उसका घर था। काफ़ी सारे उसके कुछ पुलिस के केसेस नेपाल में भी थे। जब वापस आता है नेपाल, तो पुलिस एक कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उसको हुक्म करती है कि तुम्हें हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी लगवानी होगी। तो आगे पीछे वो घर से कम निकलता था। अब जो किराया मलेशिया वाले घर का आता था वो भी बंद हो गया था। अब गुजारे की भी समस्या थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे ज़्यादा थे। तो फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया छोटा शकील के साथ कि मुझे कुछ काम दीजिए, फॉरेन करेंसी के या कुछ, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। और ये बात पहुँच जाती है छोटा राजन के लोगों तक, खास तौर पे विकी मल्होत्रा जैसे लोग जो थे, इनके तक बात पहुँचती और उसका इलाज करने का समय आता है। उसके लिए चुना जाता है कमल नेपाली का काम तमाम करने के लिए मुंबई से एक शार्प शूटर भेजा जाता है जिसका नाम था महेश मकवाना। अब ये महेश मकवाना वही शख्स है जो सलीम कुर्ला के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था और दाऊद के बहुत सारे लोगों को जो मुंबई ब्लास्ट में जो इन्वॉल्व थे उनको मारने का जो सिलसिला छोटा राजन ने शुरू किया था, उसमें बाकी लोगों के साथ साथ महेश मकवाना भी शामिल था। तो विकी मल्होत्रा के कहने के मुताबिक, कहने से ये महेश मकवाना नेपाल पहुंचता, इसको काम दिया जाता है कमल नेपाली का काम तमाम करने के लिए। और वो बड़ा काम नहीं था, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा, उसको बड़े तरीके से नेपाल भेज दिया गया। और एक दिन जब कमल नेपाली अपने घर से पुलिस स्टेशन हाजिरी लगवाने के लिए निकला, तो घर के बाहर ही उसकी पीठ से गोलियां मार के उसको मार दिया गया। ये 2006 की बात है। उसके बाद मकवाना वहाँ से भाग जाता है, बड़े तरीके से वापस मुंबई आ जाता है। और 2008 में उसका भी एनकाउंटर हो जाता है पंतनगर घाटकोपर के पास, चंबल घाटकोपर बॉर्डर, पंतनगर में। इंस्पेक्टर डी के रूपवती, मुंबई क्राइम ब्रांच के बहुत आला अफसर, वो और उनकी टीम को ये खबर मिलती है कि ये पंतनगर में एक बस स्टॉप पे किसी को मिलने आ रहे हैं। इसका एक साथी भी था, साथ में 2 जन थे ये लोग। तो महेश का नाम, एक सरनेम इसका शोभन करके भी था, तो कई लोग इसको क्रिश्चियन समझ लेते थे, लेकिन नहीं था। तो 8 अगस्त 2008 को
नेपाली का मर्डर करने के 2 साल के बाद इस आदमी का एनकाउंटर हो जाता है पंतनगर। लेकिन नेपाल में कमल नेपाली का केस चल रहा होता है, पुलिस उसकी तहकीकात में लगी होती है और 2008 सितंबर में नेपाल पुलिस मुंबई पहुंचती है और क्राइम ब्रांच को रिक्वेस्ट करती है कि कमल नेपाली के मर्डर केस में हमें महेश मकवाना नाम के आदमी की तलाश है, आप हमारी मदद कीजिए। तो क्राइम ब्रांच उनको बता देती है कि इसका तो 1 महीने पहले एनकाउंटर हो गया। पूरी डिटेल लेके वो वापस जाते हैं और कमल नेपाली के मर्डर केस की फाइल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के किस्से कहाँ से बात कहाँ जाती। हम जिस शख्स को बालू ढोकरे का नौकर समझ रहे थे, वो तो एक तरीके से बालू के बराबर का आदमी निकला और उसको मारने के लिए स्पेशली मुंबई से लोग भेजे गए, उसको मार के आ भी गए। ये दूसरी बात है कि बाद में उनका एनकाउंटर हो गया। सो ये अंडरवर्ल्ड के किस्से है अजीबो गरीब, पता नहीं कहाँ से कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और आज नए साल के मौके पे ये नई इन्फॉर्मेशन जो नेपाल से निकल के आई वो हमने आपके साथ शेयर की। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, ऑल द ग्रीटिंग। और आने वाले दिनों में इसी तरह अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े किस्से कहानियाँ लेके आपके साथ फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।